नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार। यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी भाग 110। आज की कहानी जो एक सामाजिक विद्रूपता पे प्रहार करती हुई रिश्तों की कहानी, जिसकी मुख्य पात्रा का नाम है अवनी। चलिए फिर सुनते हैं कहानी। अवनी ने मनीष को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से मनीष की चिल्लाने की आवाज़ आई। अवनी भागती हुई अंदर गई तो देखा मनीष गुस्से से भरा बैठा था। अवनी को देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती। तुम्हें नाम, पैसा, बेटे, कोठी क्या कुछ नहीं दिया, और मेरे बीमार पड़ने पर ही तुमने नज़रें फेर ली। अवनी इससे पहले कुछ बोलती, उसके दोनों बेटे रचित, सार्थक और सास ससुर भी आ गए थे। रचित गुस्से में बोला, मम्मी शर्म आनी चाहिए आपको, एक दिन टीवी नहीं देखेंगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या नहीं करती? मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ अवनी कि तुमने अपनी नज़रें ही फेर ली। अवनी कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही। वह अपराध जो उसने किया ही नहीं था। मनीष के सिर पर अवनी ने जैसे ही हाथ फेरा, मनीष ने झटक कर हाथ हटा दिया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था मनीष कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर वह क्या करे। वह पूरी कोशिश करती है, पर आखिर है तो इंसान ही। पिछले 3 सालों से मनीष का कैंसर का इलाज चल रहा था। अवनी शुरुआत में रात दिन मनीष के साथ साय की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वह तन मन से थक गई थी। पर परिवार के सब लोग मनीष का भार अवनी पर डालकर निश्चिंत हो गए थे। मनीष की बीमारी मानो अवनी के लिए कैद खाना होकर रह गई थी। अवनी के उठने बैठने, कपड़े पहनने तक पर सबकी निगाहें रहती थी। अवनी अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो मनीष की नज़रों में सवाल तैरने लगते थे। अवनी का मन बहुत होता मनीष को बताने का कि उससे दुख है, पर वो जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 3 सालों से अवनी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो अवनी के सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। अवनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वह मनीष के जिंदा होते हुए भी सती हो गई है। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जली थी, पर अवनी तो पिछले 3 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से अवनी की आंख लगी और मनीष के चिल्लाने से आवाज़ एक झटके से खुल गई। मनीष गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती। अवनी बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद कर दी, कब मनीष कुछ खाएगा और कब वह दवा लेगा? तुम्हें पता है ना कि कीमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है। मनीष को चाय और बादाम देकर अवनी नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में से किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अवनी ने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल छितर इधर उधर बिखरे हुए थे और इंडिगो ब्लू रंग का सूट उस पर खूब खिल रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, वह युवक बोला, अरे भाभी जी को तो देखकर लगता ही नहीं इनके 18 और 20 साल के बेटे भी होंगे। मनीष कड़वा सा मुँह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने सारा बुढ़ापा तेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर वह फक कर रोने लगा। अवनी अपराधी की तरह खड़ी रह गई। अवनी सब समझती थी। कीमोथेरेपी के कारण मनीष के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी। पर अवनी को समझ नहीं आता था कि वह कैसे मनीष का मनोबल बढ़ाए। तभी वह युवक बोला, अरे अवनी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मनीष की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर हूँ। मेरा नाम कृणाल है। अवनी बोली, अरे आप बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। अवनी ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सूजी का हलवा और लाल मिर्च की चटनी बना ली थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो मनीष को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर खुश हो गई। कृणाल बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाएं, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। आज शायद लगभग 1 साल के बाद मनीष डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खा रहा था। कृणाल पूरे समय चुटकुले सुनाता रहा और अवनी के नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने कि अवनी को लग रहा था कि कृणाल के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है।
नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और कृणाल ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगा। अवनी भी वहीं बैठकर सब्ज़ी काटने लगी और सब्ज़ी काटते काटते कृणाल से बोली, और आपके घर में सब कैसे हैं? कृणाल हंसते हुए बोला, मैं ही हूँ घर पर, और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है। अवनी बोली, आपने अब तक शादी नहीं करी क्या? कृणाल बोला, करी थी, मगर सोनल शादी के 4 साल बाद मुझसे अलग हो गई थी। अवनी ने धीमे से कहा, सॉरी। कृणाल हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, अगर कोई मेरी टाइप की मिलेगी तो फिर शादी कर लूँगा। कृणाल बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वह अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता था। उसके आते ही अवनी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। कृणाल अवनी से सुख दुख की बात कर लेती थी। धीरे धीरे कृणाल और अवनी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कृणाल लगभग 2 महीने रहा और 2 महीनों में वो हर वीकेंड पर आउटिंग का प्लान करता था। जब पहली बार कृणाल ने मूवी का प्लान बनाया तो रचित और सार्थक का हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो कृणाल बोला, मनीष भैया और अवनी भाभी नहीं चलेंगे? अवनी की सास बोली, अरे मनीष कहीं आता जाता नहीं है, वह तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। कृणाल ने ज़बरदस्ती मनीष को यह कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो खुद बीच में ही मनीष के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में कृणाल और अवनी पॉपकॉर्न लेने गए तो कृणाल बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो, भैया बीमार हैं पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो। कृणाल जाते जाते अवनी को हिम्मत और साहस दे गया था। अब अवनी महीने में एक बार बाहर ज़रूर जाने लगी, अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने। मनीष की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतें या सास ससुर की नसीहतों को अब अवनी अनदेखा करने लगती थी। जब भी अवनी को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो कृणाल से फ़ोन पर बात कर लेती थी। मनीष के अंतिम दिनों में कृणाल भी वहीं आ गया था। कृणाल के आने से अवनी को हर तरह से सहारा मिल गया था। जब मनीष की मृत्यु हो गई तो एक कृणाल ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन खड़ा रहा था। वह पूरे 1 माह रुका और जाने से पहले कृणाल ने अवनी को कहा, जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना। अब अवनी ने फिर से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर उसका अपना परिवार ही उसे यह सब करने से रोक रहा था। जब अवनी ने अपने ससुर से बिज़नेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, यह उम्र तुम्हारे बेटों की बिज़नेस सीखने की है, तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो ताकि अगले जन्म में वैधव्य का दुख ना भोगना पड़े। अवनी उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह जाती। अगर वह थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नज़रें उसे चुभती रहती थी। अवनी कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहला ज़माना था जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज़ तिल करके मरता तो नहीं पड़ता था। मनीष की मृत्यु को पूरा 1 साल हो गया। आज मनीष की बरसी थी और कृणाल भी आया हुआ था। अवनी को देखते ही बोला, यह तुमने अपना क्या हाल बना लिया है अवनी? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। वह फफक कर रो पड़ी और बोली, काश मैं ही मर जाती कृणाल। मेरे कपड़े पहनने, हंसने, बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है, घर पर कोई काम है नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत ने मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है, मुझे देवी नहीं बनना है। कृणाल ने एकाएक कहा, अवनी मुझसे शादी करोगी? अवनी एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बेटे हैं। कृणाल बोला, हाँ हाँ 2 बेटे हैं जिन्हें कभी तुम्हारी ज़रूरत थी ही नहीं। सोचकर बताना, अगर जवाब न भी होगा तो भी तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा खड़ा रहूँगा। कृणाल के जाने के बाद अवनी बहुत देर तक सोच विचार करती रही, मगर उसके अंदर का डर उसे भयभीत करता रहता। कुछ दिनों बाद मनीष के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर अवनी जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, यह नारंगी रंग की साड़ी, इसके बजाय कोई लाइट कलर पहन लो, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें ज़रा भी मनीष के जाने का दुख नहीं है? जैसे ही अवनी जाने लगी तो बड़े बेटे रचित की आवाज़ आई, मम्मी ये लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए, लोग आपको ऐसे देखें तो अच्छा नहीं लगता। अवनी अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो वह एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी।
ससुर जी गुस्से में बोले, यह जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो अवनी, ताकि सबको लगे हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार अवनी उस शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक वह कृणाल से बातें करती रही। अगले दिन सबके सामने अवनी ने कृणाल से विवाह करने का फैसला सुना दिया। दोनों बेटे सख्ते में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो शायद कृणाल से बहुत पहले से ही चल रहा था अवनी, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे की देखभाल भी नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ़ औरत, यह तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र में है, ना कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो। 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा जा रहा। सार्थक गुस्से में बोला, अगर आपने कृणाल से शादी की तो आप हमसे रिश्ता तोड़ लेना। अवनी के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं थे। अवनी की भाभी बोली, दीदी सार्थक और रचित के बारे में तो सोचो, कुछ वर्षों बाद आपके पोता पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तो ठीक था, पर आपके तो 2 जवान बेटे हैं, आपको क्यों किसी सहारे की आवश्यकता है। अवनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे किसी को समझाए। ज़िंदगी का मतलब क्या बस रोटी कपड़ा और मकान है। सबके विरोध के बावजूद भी अवनी और कृणाल ने कोर्ट में विवाह कर लिया था। जब सब पुराने रिश्तों से रीति होकर अवनी कृणाल का हाथ थामकर उस घर में आई तो उसकी आंखें गीली थीं। अवनी कृणाल से बोली, कृणाल, मुझे मेरे बेटों ने अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया है। कृणाल हंसते हुए बोला, अवनी, देर सवेर रचित और सार्थक तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी ही होती है ना। अवनी के मन में ये पंक्तियाँ बार बार उमड़ रही थीं। ना बनना चाहती हूँ मैं देवी और ना ही बनना चाहती हूँ सती। ना बनना चाहती हूँ मैं देवी, ना बनना चाहती हूँ सती। मैं हूँ एक सामान्य नारी जो हर उम्र में चाहती है जीवन में भावनाओं की गति। मैं हूँ एक सामान्य नारी जो हर उम्र में चाहती है जीवन में भावनाओं की गति। जी दोस्तों, बस इतनी ही थी कहानी। क्या हमारा समाज नारी को भी इजाज़त देता है पुरुष की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह की, जिस तरीके से पुरुष को इजाज़त मिलती है? क्या ये हमारे समाज का दोगला व्यवहार नहीं है? सोच के बताइएगा। बहुत शुक्रिया।